अल्फाज और कुछ एक ऐसा माहौल बन गया है कि उसमें बहुत तय बतय सोचने का मंजरनामा है। और ये खूबी शम्स इकबाल साहब में ही है। कमल किशोर गोयनका का जब सेमिनार आपने किया तो एक बार फिर से कमल किशोर गोयनका को देखा गया कि क्यों ये लेफ्ट और राइट की बात होती रहती है और प्रेमचंद के बात हट जाती है, लेफ्ट और राइट की होती है। आज फिर ये सेमिनार ने, आज ये गुफ्तगू ने साबित कर दिया, जिस तरह से सायरा साहबा ने गुफ्तगू की और हाईलाइट किया उसे। और फिर मेरे दोस्त ने जिस तरह से, क्योंकि एक्सपर्ट हैं भी शहजाद अंजुम साहब, उन्होंने उस तरह को पेश किया, खुद आपने जिक्र किया। लेकिन जैसे ही मैंने ये सुना ये साहब कि प्रेमचंद की एक कहानी आपको बहुत पिंच कर रही है, मैंने इसीलिए मुअद्दबाना दरख्वास्त आपसे की थी कि ये कहानी मैं ज़रूर सुनूंगा। बहुत कुछ लिख के लाया था, भी दिखला दिया। क्यों प्रेमचंद को हम आज पढ़ें और क्यों एक इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ा अदीब और इतना बड़ा एक अफसर पढ़ता है। अभी आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल था कि आखिर क्या है प्रेमचंद में। प्रेमचंद को देखना, प्रेमचंद को समझना क्यों जरूरी है। आपने जिस वक्त जिक्र किया उस वक्त से आज तक के मंजरनामे को, आपकी ये कहानी, पहली कहानी यानी पहले अफसानवी मजमूए की ये कहानी सोज़े वतन की, जो 1908 में पब्लिश हुई, 7 में लिखी, प्रेमचंद ने भी नहीं लिखी। ये प्रेमचंद की लिखी भी नहीं है। प्रेमचंद तो 10 में पैदा हो रहे हैं, दयानारायण निगम के बदौलत पैदा हो रहे हैं, लेकिन अपने नाम से पहले और क्या एताब नाजिल हुआ, पहली तहरीर लिख रहा है, पहला जज्बा वतन का। प्रेमचंद फीलिंग का अदीब है, एहसासात का अदीब है, जज्बात का अदीब है। और जब ही एहसासात और जज्बात मिलते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जब उसमें कोई डूब जाता है तो लिख सकता है। वरना चाहे जितना बच्चा कैसा हो जाए, आप पुलिस के आदमी हैं, मां से जुदा नहीं हो सकता है, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या क्रिमिनल हो, क्योंकि मां उसकी तमाम फीलिंग्स को जानती है जब वो पेट में है, और वो सुनता भी रहता है पेट में कि उसके बाप या माशरा समाज क्या कर रहा है। यह है हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, यह है हिंदुस्तानी कल्चर। कितने पिछड़ गए हैं हम। राइटर, एक से एक बड़े राइटर को अभी मैं जिक्र कर रहा हूं इसी कहानी के ताल्लुक से। फील करें, महसूस करें, कोई गरीब नहीं था प्रेमचंद। दादा पटवारी है उस दौर में, बाप सरकारी मुलाजिम है पोस्ट ऑफिस में, खुद पढ़ा लिखा शख्स है, स्कूल टीचर है, लेकिन अपने आप को उसने वक्फ कर दिया। दौलत उसके लिए नहीं, कुछ और चीजें हैं उसके लिए। और पहले ही कलम से अगर निकल रहा है तो जज्बे हुब्बुल वतनी क्यों निकल रहा है, वतन से क्यों जुड़ गया है। गरीब भी अगर हम मान लें तो क्यों मान लें, क्या गरीब का दिल नहीं है, क्या गरीब के अरमान नहीं है। हम पहले अपनी ऐनक उतार दें, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदी की, उर्दू की। अदीब को देखें, अदब को देखें, उसकी फीलिंग को देखें, उसके एहसास को देखें, उसके जज्बात को देखें। टच कर रहे हो, गोवर्धन पे तो लिख दोगे,
जरा सा गोबर बताओ क्या है। प्रेमचंद ने गोबर में डूब के गया और अपने बेटे का नाम गोबर रख दिया। कहीं नहीं। दयानारायण निगम ने 36 में जब प्रेमचंद नंबर निकाला है, जैसे ही मरे उनके बाद उनको निकाला है, तो उसके ऊपर दयानारायण निगम जो उनके चहीते दोस्त, उन्होंने लिखा है कि ऐसे ये जिस वक्त इसकी पोस्टिंग हमीरपुर में हुई है, महोबा में हुई है, तो ये मुझसे कहता था कि ये क्या माहौल है, बड़ी तरक्की हो गई है काशी की, इल्म के एतबार से लम्हे से मिला हुआ काशी, बड़ी तरक्की हो गई है हमारे इलाहाबाद की। और इलाहाबाद उस वक्त तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी इस उत्तर प्रदेश की, जहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी डिग्री मिलती थी तो इलाहाबाद से मिलती थी। वहां का पढ़ा हुआ, वहां का ग्रेजुएट, बाद में ग्रेजुएशन किया महोबा जाने के बाद। पहले तो महोबा में 5 साल गुजारा। दयानारायण निगम से कहता है कि जब महोबा से मैं देखता हूं तो सारे इल्म के खजाने काशी में हैं, इलाहाबाद में हैं। उस वक्त लफ्ज इलाहाबाद ही लिखा है। जहां मैं रह रहा हूं यहां से रास्ता चित्रकूट को जाता है, इस तरफ क्यों इल्म नहीं है। और उसने उसको अपना मरकज बनाया। 5 साल तक लिखता रहा। बहुत सी उसके यहां की फीलिंग है। आइए कुछ बातें कर लें। लगा दीजिए बड़ी तरक्की हम कर गए हैं 100 साल में, 150 साल, 125 साल में बहुत तरक्की कर गए हैं। इतनी तरक्की कर गए हैं कि हम अब किसी को पहचानते नहीं हैं, न रिश्तों को न नातों को। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए वो फटे पुराने कपड़ों में रहता था और फटे पुराने चप्पल पहनता रहता। इस पैसे तो उसके पास थे। प्रेस लगाना, आज जो प्रेस है, पब्लिशर साहब बैठे हैं, प्रेस लगाना कितना बड़ा कारनामा होगा। सरकारी मुलाजमत छोड़ना कितना बड़ा कारनामा होगा, जरा से छोड़ के बता दीजिए। बच्चों की परवरिश किस तरह से होती होगी ये देखिए। हिंदी उर्दू लेके बैठ गए। हिंदी में लिखता था कि उर्दू में लिखता था, हिंदुस्तानी में लिखता था, उस जुबान में लिखता था जो उसकी माँ की जुबान, वो जुबान में लिखता था जो उसके मुल्क के लोग समझ सकते हैं। उसने और किसी को नहीं। कितने राइटर हैं जो जानते हैं कि ताल है क्या है, तलैया क्या है, सिंचाई कहाँ से होती है, बुआई कहाँ से होती है, कटाई कहाँ से होती है, और रुपाई कहाँ से होती है, धान निकाल के कहाँ से लगाया जाता है। दोबारा लिखो आके। राइटर को देखना है। आज का राइटर बहुत बड़ा राइटर है, बड़ा अवार्ड दे दीजिए, लाखों के अवार्ड दे दीजिए। जरा से एक बार डूब के तो देखो। क्यों कहता है उपेंद्र नाथ अश्क से हमेशा कि मुझे गांव में बस जाना चाहिए, अपने दोस्त को मुझे सुकून मिलेगा और मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी। हमने बहुत तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि नमक का दरोगा की रिश्वत, अब कोई रिश्वत नहीं, कोई मारने लगेगा कि ये क्या कोई रिश्वत है। नमक के दरोगा की रिश्वत तो देखो कैसे अरबों और खरबों की होती है। ये देखो कैसे चीजें होती हैं। ये जो हमारे खुदाई फौजदार हैं, इंसाफ की पुलिस, हिंदी में खुदाई फौजदार, ये क्या करते रहते। आज का माशरा क्या है, ये तलबा को, टीचर को पीटते रहते हैं। नहीं, ये पिटाई कर रहे हैं। प्रेमचंद ये नहीं बता रहा है, प्रेमचंद तो कुछ और बता रहा है। प्रेमचंद के लिए आइए
पहले से उधर से चल रहे हैं। बड़ी सी कहानी किस तरह से, कैसे ख़वातीन के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए, सब टाइटल हैं। अगर क्यों आज का स्टूडेंट हमें पढ़ रहा है और क्यों आपने इस कहानी का इंतखाब किया? अभी अभी मैं आपको एक कहानी का जिक्र कर दूं। सरहद के उस पार इस वक्त का सबसे बड़ा कहानी राइटर जो लिख रहा है, जिसका नाम है नासिर अब्बास नैयर, सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का राइटर, और वो कहानी लिख रहा है दिलफगार ने खामोशी तोड़ी। देखिए सरहद वो भेज रहा है उस तरह से सरहद के ऊपर जैसे मंटो ने भेजा था। मंटो यहां से पाकिस्तान नहीं जा रहा था। बंटवारा जब हो रहा तो श्याम ने और उसके तमाम दोस्तों ने कहा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, अपने घर जा रहे हैं, जहां पैदा हुए हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, वहां जा रहे हैं। और वहां रहने के बाद आप सब जानते हैं कि जब उसे मालूम हुआ कि ये तो बंटवारा हो गया है, पागल हो गया वो, तब तौबा टेक सिंह उसने लिख दिया। राइटर ऐसा होता है कि ये जमीन का बंटवारा, ये लिखा है दिलफगार ने खामोशी क्यों तोड़ी, अनमोल रतन को बेस बनाकर। पूरी यही कहानी है अनमोल रतन, जिसका कैरेक्टर है दिलफगार ने खामोशी क्यों तोड़ी, और उसकी ये कहानी का मजमुआ है जिसमें उसने पोर्शन बनाया है हिकायात जदीद व माबाद जदीद। आज के माबाद जदीद जो लेटेस्ट थ्योरी है उसके ऊपर वो सबसे बड़ा राइटर। उसने कहा, अगर हुब्बुल वतनी चाहते हो ऐ पाकिस्तानियों, उसी के बाद तो कम से कम वतन की इज्जत करना सीखो और जाओ उस सरहद के उस पार और देखो दिलफगार को। प्रेमचंद इसलिए बड़ा है, हमारा दुश्मन जिसको तस्लीम कर ले वो राइटर है। सबसे बड़ी कहानी को उसी ने, दुनिया के अनमोल रतन को बेस बनाया और लानत भेजी अपने लोगों के ऊपर कि तुम वतन की बातें करते हो। कई अच्छी चीजें आई, कहीं पर इख्तलाफ भी होता है। आपने एक जिक्र किया, प्रेमचंद की बेहतरीन कहानी है शतरंज की बाजी और शतरंज के खिलाड़ी। दोनों कहानियां हैं, दोनों की थीम को समझ लीजिए। बाजी और खिलाड़ी में फर्क है, और एक जुमले का फर्क जिसे सत्यजीत रे ने तिलमिला दिया कि कैसे मैं इसे हाईलाइट करूं। और वह लखनऊ आए, लखनऊ से राब्ता कायम किया उन्होंने और नैयर मसूद के वालिद से पूछा कि ये है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। प्रेमचंद तो तय बताए लिखता है, कौन कहता है वो सादगी से लिखता है? अभी मैं बताता हूं, उससे ज्यादा मुश्किल लिखने वाला कोई राइटर नहीं, उससे बड़ा राइटर इसलिए है वो। तब उन्होंने बताया और सत्यजीत रे ने उससे पूरा किया कि साहब वो इशारों में बात कर रहा, वो किनायों में बात कर रहा, वो तलमियात में बात कर रहा है कि जिस बादशाह के दादा ने, गौर कीजिएगा, नवाब वाजिद अली शाह जो फनकार है, जो बादशाह नहीं है, बादशाह तो नाम की है उसकी, वो तो बहुत बड़ा राइटर है। उससे ज्यादा श्री कृष्ण को जानने वाला कोई नहीं है। इसको देखना हो तो बहुत बड़े राइटर को आप समझ लीजिए, इंतजार हुसैन को। इंतजार हुसैन ने जब अपने सफरनामा लिखा तो उसमें बताया कि वाजिद अली शाह का वजीर जाता है मथुरा में, और फिर मथुरा में जो सब पैसे हैं मंदिर बनाता है, और बाहर का जो हिस्सा है चबूतरा, उसके ऊपर वो शतरंज की बाजी के तमाम चीजें बनाता है। शतरंज की बाजी को जहां, या शतरंज के खिलाड़ी शय और मात, दो बार कहानियों को अपने रीराइट किया है प्रेमचंद ने, बाजी और खिलाड़ी। और सत्यजीत रे ने फिर इसी को हाईलाइट किया कि जिसके दादा ने कंप्रोमाइज कर लिया कि हम फौज नहीं रखेंगे,
जब फौज नहीं तो लड़ोगे किससे? अरबों किससे लड़ोगे? जो काम अरब कर रहा है आज बैठा हुआ, वो काम उनके बुजुर्गों ने धोखे से कर लिया कि अंग्रेजों को बना लिया। प्रेमचंद इशारों में बात करता है, जिस तरह से इस कहानी को आपने किया। बार बार जिक्र आ जाते हैं, इस हमें तो 7 साढ़े 7 पे छोड़ देना है। हाँ, बार बार जिक्र आ जाता है कहानी के ऊपर कि साहब उनके ऊपर, ठीक है उनकी कहानी है, जब्त कर लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने चमारों का जिक्र किया है। चमारों का जिक्र किया है। अरे आंख के अंधों, सूरदास जिसका कैरेक्टर है, जो पढ़ लीजिए, चौगाने हस्ती, किस एक ही घर में, घर की बात आप देखिए, अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं आप? आज भी जहां स्कूल में नहीं डांट सकता है, टीचर डांट दे तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर देंगे, अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं? अपना समझकर, इस्लाह के लिए। प्रेमचंद ने अगर घेसू और माधव दिखाए हैं तो वहां बुधिया भी दिखाया है, उसी घर में अच्छा और बुरा औरत का एक आइडियल किरदार दे दिया कि जो तुम्हारा पेट पालता है, जब वो पेट से है तो तुम कैसे निकम्मे हो गए हो। इसको हाईलाइट खामोशी से कर देता है। तय बतय कहानी गोपीचंद नारंग ने इस पर बहुत अच्छा तजिया किया है, बेहतरीन तजिया इस कहानी का है, जिसके ऊपर हम ये नहीं कहना। तो अछूतों पे लिख दे तो बुरा, ठाकुरों पे लिख दे ठाकुर का कुआं तो बुरा, पंडित दाता दीन और पंडित माता दीन पर लिख दे तो बुरा है। आज के कोई राइटर में हिम्मत जो दाता दीन और माता दीन के बात का ये कर दे और दिखा दे, वो प्रैक्टिकल करके दिखा दे। आज भी जब दिखला दे वो उसके मुंह में हड्डी डाल के और कहे ये जुमला कि क्या कुछ होता है, दिखला दे। नहीं, मुसलमान बड़ा अपने आप को कहता है मुसलमान। प्रेमचंद कभी कमेंट किसी के ऊपर नहीं करता, ना हरिजन पे, न ठाकुर पे, न ब्राह्मण पे, न मुसलमान पे। वो समाज को सुधारना चाहता है। ईदगाह का जिक्र आ रहा है, बहुत जिक्र आ रहा है। ईदगाह, पहला जुमला ईदगाह कहानी का है कि 30 रोजे रखने के बाद, पहला जुमला रमजान के 30 रोजे, रमजान के 30 रोजे रखने के बाद आज की ईद आई है। यही एक जुमला उसकी कहानी का थीम है, की पॉइंट है मजहब के मानने वालों, 30 रोजे रखे हो, ईद की नमाज तुम्हारी हुई नहीं। ईद की नमाज फितरा अदा किए हुए बिना नहीं हो सकती है। कहीं नहीं कहता है, वो इशारा देता है। किसको फितरा दिया? ईद उल फित्र में फितरा किसको दिया? दुर्र यतीम बैठा हुआ है, जिसके न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। किसको दिया है? वो समाज को हाईलाइट करता है खामोशी से और कह देता है बच्चों की नफ्सियात की कहानी है। तजिया करते रहिए, बच्चों की नफ्सियात की कहानी है। कम्युनिस्ट कहेंगे कि ये तो साहब हुस्न को बदलने के म्यार की कहानी है। तरक्की पसंद तहरीक का जो इशारा हो रहा है कि हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा। अरे हुस्न का म्यार ऐसे बदला जाता है। देखो क्या चीज खरीद के वो लाया है, हर हसीन चीज को वो तोड़ देगा, क्योंकि हुस्न उसमें है जो कारआमद हो, हुस्न वो है जो सबको अजीज हो, हुस्न वो है जो किसी को खुश कर दे। अमीना खुश हो गई, दादी खुश हो गई। ए हामिद तू क्या ले आया? ये दस्ते पनाह, इसी दस्ते पनाह को बना लो और गीत गाते रहो, भजन गाते रहो। जुमला भी है, आपने बहुत से जुमले सुना, उसमें एक जुमला ये भी है, भजन भी गाते रहो। और जब नकाद समझे नहीं तो उसका सर भी तोड़ दो, ये भी बता देता है। ये भी वो बताता है
प्रेमचंद को समझना इतना आसान नहीं, वरना ये नैयर मसूद आपकी कहानी से और नैयर मसूद की कहानी तक जो अभी 5 साल पहले पब्लिश हुई है, बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर ईदगाह के ऊपर क्यों ऐसा ईदगाह को कर लिया? देखिए, फेमिनिस्ट की बातें बहुत होती हैं, बहुत बातें हो जाती हैं। आपने अपने बुजुर्गों का जिक्र किया, बड़े फिक्शन राइटर हैं, जितने बैठे हुए। रमजान शरीफ में क्या होता है, पहले रोज ऐसे बड़ी बड़ी किताबें छप के आ जाती हैं, चंदा दो, खैरात दो, ज़कात दो, फितरा दो, वगैरह वगैरह। एक औरत जिसे दिखाई नहीं देता है, किसी से कुछ नहीं लेती है। प्रेमचंद की एक बात और भी बता दूं, प्रेमचंद की ये कहानी, आप हिंदी उर्दू की बात करते रहिए, लड़ते रहिए, बंदर बाट करते रहिए, फायदा दूसरा उठाता है, और उठा रहे हैं दो। अंग्रेजी खूब फायदा उठा रही है, और हमने हिंदी और उर्दू को कम तर कर दिया। देखिए कैसे, किस तरह से उसने अपने आप को इसमें हाईलाइट किया है। किसी भी जाविये से देख लीजिए आज के दौर के फेमिनिज्म के लिए, कि वो औरत किसी से कुछ नहीं तलब करती है, उसे दिखता भी नहीं है। वो सुई में धागा डालने के लिए अपने 4 साल के पोते से कहती है कि सुई में धागा डाल दे, पड़ोस के कपड़े सीती है। कितना बड़ा फनकार है, क्या सोचता है और कितने तय मैसेज देता है। वो सिलाई करती है, 8 आने उसके यहाँ, अठन्नी बहुत बड़ी ताकत होती है। जब 5 रुपए का तोला सोना है, खवातीन इसको काउंट करती रहेंगी आज के जमाने में कि 1,30,000 हो गया कि 32,000 हो गया। उस वक्त वो 8 आने इकट्ठा करती है और फिर किस तरह से कर्ज अदा कर देती है, क्योंकि अपने पोते को दूध पिलाना है, परवरिश करना है, इस माशरे को, इस समाज को, इस सोसाइटी को एक नया सपूत देना है, एक नया सिपाही देना है। इसलिए वो परवरिश कर रही है, दूध पिला रही है और पैसे दे देती है। अब जो पैसे बच रहे हैं तो उसे कहती है कि जजमानी भी तो है, ईद हो रही है तो सिवाई भी तो पकेगी। कौन, जिसका कोई सहारा नहीं, और तब वो अपने बच्चे को पैसे देती है। आज निजीकारी का जमाना है, हर चीज प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट तो कुछ नहीं रहा, लेकिन चीजें सब कुछ हैं। हमने यूरोप की तमाम बुराइयों को ले लिया, कसम से जितनी बुराइयां थी हम सब ने उसको ले लिया, अपनी अच्छाइयां उनको दे दी। ये हम भूल गए कि हमने अपनी अच्छाइयां उन सबको दे दी। कहानी को किसी को पढ़ते रहिए, किसी एंगल से आप सोच लीजिए, कैसे भी गए। तो हमारे यहाँ प्रेमचंद आज भी हैं। शहजाद अंजुम साहब ने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी, मुझे पसंद आई। देखिए साहब, टैगोर से बात करके चले, टैगोर का शहदाई प्रेमचंद, टैगोर और दूसरा एक राइटर और भी वो हुआ, और नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम पर अभी एक नॉवेल आया और इन्हीं के दफ्तर में हमें मिला। काजी नजरुल इस्लाम के नावल को पढ़ते हुए बंगाल को देखा, बंगाल के तसव्वुफ को देखा, बंगाल की खूबी को देखा, लेकिन कहीं भी वो कहीं नहीं ठहरने पाता है कोई भी, अगर बगैर टैगोर के हम बात करते हैं। टैगोर के शायदाई प्रेमचंद, प्रेमचंद की अजमत का एक और, प्रेमचंद के ही जमाने में प्रेमचंद हिंदी उर्दू की बात छोड़िए, जापान में छप रहे थे। और आज अभी शुरू में ही बात की गई कि आज दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी जुबान है
आप मॉरिशस में रहे, मॉरिशस को तो छोड़ दीजिए, इनायत हुसैन ईदन का पूरा नॉवेल पढ़ डालिए, प्रेमचंद का बेपनाह जिक्र कि किस तरह से, और प्रेमचंद के ऊपर तो बेपनाह काम हुआ है मॉरिशस में। आखिर क्यों हो रहा है? काहिरा में क्यों हो रहा है? तुर्की में क्यों हो रहा है? मिस्र में क्यों हो रहा है? और रूस के तमाम उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह में क्यों पढ़ाया जा रहा है? हिंदी राइटर की वजह से नहीं, हिंदू की वजह से नहीं, इंसान दोस्त की वजह से, इंसानियत का सबक सिखाने के लिए और हम जैसे लोगों को इंसान बनने के लिए। तो चाहे हम औरत हो, मर्द हो, कोई भी मजहब और मसलक के मानने वाले हों, अगर हम इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं। उसकी कहानियों को फील कर लीजिए, वो सब कुछ देखता है लेकिन वो डूबता है यूं, वो नहीं देखता है। जिस वक्त करबला आया है हिंदी में, तो करबला के ऊपर लखनऊ में हंगामा मच गया। क्यों मच गया? करबला का मकसद क्या सिर्फ एक मखसूस तबके, एक मखसूस फिरके के लिए? करबला के को फॉलोवर करने वाले क्या सिर्फ वही हैं? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया के मानने वाले जानते हैं। क्यों? हक और इंसाफ की लड़ाई की वजह से। और जहां जहां भी हक और इंसाफ की लड़ाई होती है वो आइडियल हो जाता है। और जब आइडियल होता है तो आज के 100 साल के अरसे में हम कभी भी किसी बड़े फिक्शन राइटर को ढूंढते हैं। फिक्शन राइटर तो बहुत दूर की बात है साहब, आप एक सहाफी की हैसियत से दिखला दीजिए। प्रेमचंद को, प्रेमचंद ने 3 चीज का काम, एक प्रेस कायम कर दिया, सरस्वती प्रेस, एक रिसाला निकाल दिया उसने, और एक अखबार भी निकाल दिया एक साथ। कैसे आप गरीब कहेंगे? हम तो एक रिसाला निकालते हुए परेशान हैं और दुआ देते हैं जब कोई उस रिसाले को पढ़ लेता है, और हमारे हम मरने के बाद भी दुआ देते रहेंगे कि अगर वो उसे खरीद ले। सोचिए प्रेमचंद पे क्या गुजरती होगी। उसके ऊपर इन्हें तो सरकारी दौर सब कुछ मिल जाता है, क्या गुजरती। हम तो मरने के बाद भी उसे दुआ देते रहेंगे कि इसने एक रिसाला हमारा खरीद लिया। मोहतरम, बड़ा मुश्किल काम होगा किसी राइटर को देखना, उसको परखना, उसको जानना कि क्यों उसने हमें हमारे लिहाज से दे दिया। आज इसके लिहाज से मैं बेहद खुश हूं और यहां से कई पॉइंट्स लेके जा रहा हूं अगले मरहले के लिए। जैसे अभी मैंने शहजाद अंजुम से कहा कि शहजाद अंजुम साहब, आप बात करिए, बुलाइए और ये करिए कि हम तमाम दूर पे हट जाइए, हम सिर्फ टैगोर और प्रेमचंद को सामने रखें, सिर्फ एक पॉइंट। और उसके बाद देखिए कि प्रेमचंद ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, या बकौल मंटो की एक बात और भी बता दे, जब सब लोग कह रहे थे कि यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, तो सबसे पहले उसने एक अफसानचा लिखा, फाउंडर है वो अफसानचे का, और उसने उस अफसानचे का नाम रखा पठानिस्तान। जिन लोगों ने पढ़ा होगा पूरी हिस्ट्री जान जाएंगे, वो सब जान जाएंगे कि तुम इंसान नहीं हो। इंसान होकर उससे पूछो, सब्जी वाले से, कि बता तेरा धर्म क्या है, तेरा मजहब क्या है। तिलमिला गई होगी रूह प्रेमचंद की जिस दिन उससे पूछा गया। आप ऐसे, आपने जैसे कहा था, और लोग भी तिलमिला गए थे, ये नहीं कहिएगा। हम लोग देखिए, प्रेमचंद ने जो बातें कही थी कि उनके यहाँ तमाम चीजें होती थी। गरीब को उन्होंने लड़ाई लड़ी कि गरीब को, मजदूर को, किसान को मेहनत मजदूरी मिल जाए। आप बुरा ना मानिएगा, आज पूरी मजदूरी मिल जाती है, मुंह मांगी उजरत मिल जाती है मजदूर को।
लेकिन उसको काहे पे, धरने पे आके बैठ जा, नारे लगा, रिस्क हलाल की नहीं मिलेगी, रिस्क हलाल के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों कि सोसाइटी नहीं जानती है, सोसाइटी नहीं समझ रही। हम सारा इल्ज़ाम हुकूमत को दे देते हैं, हम सारा इल्ज़ाम अफसर को दे देते हैं, हम सारा इल्ज़ाम डीएम या कमिश्नर को दे देते थे। अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखो, हम क्या हैं। प्रेमचंद ने अपने गिरेबान, अपने घर, अपने माजी को खंगालने की जद्दोजहद की। काश हम इसमें कामयाब हो जाए और ऐसे सिलसिले चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।